नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनावों में ज़बरदस्त जीत के बाद जो मजबूत दिल के मीडिया वाले हैं वो प्रभावित हैं, इम्प्रेस्ड हैं, और जो कमज़ोर दिल वाले हैं मीडिया वाले, जो प्रधान सेवक के साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद करते हैं, वो खौफज़दा हैं, दहशत में हैं, जैसे वो शुरू से रहे हैं। विपक्ष छितरा हुआ है। कांग्रेस का हाल ऐसा है कि अंधेरे कमरे में वो बिजली का स्विच ढूंढ रही है जैसे। बाकी की पार्टियां भी खामोश हैं। लेफ्ट से हमें सिर्फ यही उम्मीद है कि शायद वो एक आध सेमिनार कर दें। तो ऐसे में सवाल कौन पूछेगा? इस वक्त प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के पास एक छत्र निरंकुश ताकत है। लोकसभा में भी, ज़्यादातर विधानसभाओं में भी, अब राज्यसभा में भी उनकी संख्या बढ़ेगी, उपराष्ट्रपति भी उनका बनेगा, राष्ट्रपति भी उनके बनेंगे। ऐसे में उनके पास ये कहने की कोई वजह नहीं है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। आपने जो जो वादे किए थे वो आपको पूरे करने होंगे और 3 साल बीत चुके हैं। 2 साल बाकी हैं, सिर्फ 2 साल 2 महीने बाकी हैं। आप क्या क्या कर पाएंगे इन 2 साल में हम नहीं जानते, लेकिन पिछले 3 साल में हमने ज़मीनी हकीकत पर वो तमाम वादे पूरे होते नहीं देखे। हमने देखी हैं तो सिर्फ रैलियाँ, सिर्फ भाषण, सिर्फ परफॉर्मेंस, कभी एक एंटरटेनर की तरह, मनोरंजन करने वाले की तरह, कभी एक विक्टिम की तरह, शिकार की तरह, और भाषण सुने हैं हमने। ऐसे में सवाल कौन उठाएगा? मुझे लगता है कि इस वक्त मीडिया की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो सवाल उठाए, लेकिन ज़्यादातर मीडिया सरकारी हो चुका है, सरकारी बना हुआ है। हम अपनी फितरत बदल नहीं सकते। हम सवाल उठाएंगे और ज़रूर उठाएंगे कि अगले 2 साल में आपसे क्या क्या उम्मीदें हैं, आपने क्या क्या पूरा करना है, और कोई वजह नहीं है कि आप कहें मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। 30 साल पहले की जो हालत थी वही आज की हालत है। 30 साल पहले लोकसभा इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई थीं, कांग्रेस की 414 सीटें आई थीं। राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री बने थे। बाकी और पार्टियां भी डेसिमेट हो गई थी। लगभग 414 सीटें। इतना भारी जनमत आज तक कभी किसी को नहीं मिला जितना उस वक्त राजीव गांधी को मिला था। लेकिन 3 साल के भीतर भीतर वो चमक दमक खत्म होनी शुरू हो गई। इस दफे के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें आई और कांग्रेस को 44 सीटें आई हैं। अगर आप वोट शेयर पर नजर डालें तब भी लगता है कि एकदम वही स्थिति, जो स्थिति कांग्रेस की थी वो इस वक्त बीजेपी की है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि 30 साल के अंदर तस्वीर बदल जाती है। ऐसे में ज़रूरी ये होता है कि जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारा संविधान है, उसका अगर आदर किया जाए तो पार्टियों का इतना बुरा हाल नहीं होता। गोवा में बीजेपी हारी है, लेकिन जोड़ तोड़ करके वहाँ सरकार बनाई है। और दूसरी तरफ प्रधान सेवक कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता हूँ भारत को। मणिपुर में बीजेपी हारी है, जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। वहाँ पर भी जोड़ तोड़ करके बीजेपी सरकार बना रही है। अब ये देश प्रेम से बाकी लोग टूट कर आ रहे हैं या इसमें भ्रष्टाचार शामिल है, ये आपके लिए भी सोचने का विषय है, हमारे लिए भी, प्रधान सेवक के लिए भी। बीजेपी के
दिवंगत नेता प्रमोद महाजन का ये बयान सुनिए, जो उन्होंने किसी वक्त संसद में दिया था कि सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी उनकी पार्टी सत्ता से बाहर है और छोटी मोटी पार्टियां जिनके पास सीटें भी नहीं हैं, एक तो महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी रमाकांत खलप की जिसके पास सिर्फ एक सीट थी सरकार में, वो है। जिस बात का प्रमोद महाजन अफसोस कर रहे थे वही बात आज बीजेपी दोहरा रही है। एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी, तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानीग्राही की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलप, he is the only member of his party and he is the government। अब हम बंगाल की तरफ चलते हैं। निरंकुश एक छत्र सत्ता किस तरह से तानाशाही को जन्म देती है, इस वक्त बंगाल उसकी मिसाल है। ममता बनर्जी ने 2 बिल इंट्रोड्यूस किए और पास भी करवा लिए जिसमें उनके हाथों में ऐसी ताकत आ गई है जिससे वो एक तानाशाह की तरह काम कर सकती है। एक बिल है द वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2017 और दूसरा बिल है द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस बिल 2017। पहले वाले बिल के मुताबिक अगर कोई प्रोटेस्ट भी कर रहा हो, जुलूस भी निकाल रहा हो, धरना प्रदर्शन भी कर रहा हो तो उसको पकड़ के बंद किया जा सकता है, उस पर बहुत गंभीर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। दूसरे बिल के मुताबिक कॉलेजेस की जो गवर्निंग बॉडी होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की गवर्निंग काउंसिल्स होती हैं, उसका अध्यक्ष कौन होगा, इस तक में सरकार दखल दे सकती है। यानी यूनिवर्सिटीज़ की जो स्वायत्तता होती है, ऑटोनॉमी होती है, उस पर सीधा सीधा हमला है। ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है? पिछले 2 महीनों में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 2 ऐसे बिल पास करवाए हैं अपनी असेंबली में जिस पे काफ़ी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पहले ही हमने एक उदाहरण देखा जहां पे कुछ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और DYFI जो कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़े हुए हैं, उनको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और इस कानून के तहत उनको एक सिर्फ धरना प्रदर्शन करने की वजह से ही उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। दूसरा ये है यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडीज़ है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कभी भी खारिज कर सकती है अगर वो उसको अपने तरीके से काम होता हुआ नहीं देख पा रही है। इस तरीके के कानून कभी 1970 में जब इमरजेंसी के दौरान या फिर उससे पहले नक्सली आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पे था बंगाल में, तब इस तरीके के कानून बनाए जाते थे और उसका पालन किया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं बंगाल में इस तरीके का जो ऑटोक्रेटिक स्टेट का एक तरीके से फिर से पुनर्जन्म हुआ है ममता बनर्जी के कार्यकाल में। हाल ही में हम ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ जनादेश बहुत बेशुमार मिल रहा है जिस गवर्नमेंट को, तृणमूल गवर्नमेंट को 200 से ज़्यादा सीटें मिली यहाँ पे, और कहीं पे भी यहाँ पे भी हम जहाँ देख रहे हैं सेंटर में भी, जहाँ पे भी हर तरीके के विपक्ष को एकदम बंद करा दिया जा रहा है, एकदम चुप करा दिया जा रहा है। एक वो ज़माना था जहाँ पे एक विपक्ष का रोल एक लोकतंत्र में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता था जितना कि एक सरकार का होता था। जहाँ बेशुमार जनादेश मिल रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक दायित्व, जो स्टेट का दायित्व होता है, गवर्नमेंट की दायित्व होती है, वो कहीं मिसिंग है पूरे स्कीम ऑफ गवर्नेंस में। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई कि इस दफ़े के चुनाव ब्रज की होली नहीं थे, काशी की होली थे। काशी में शिव निवास करते हैं और शिव ने शमशान में होली मनाई। वैसे भी यूपी के चुनाव में शमशान का जिक्र बहुत हुआ, तो ये होली शमशान की होली थी। पंडित छन्नूलाल मिश्रा किस ढंग से इसे व्यक्त कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार होलिका दहन होता है, हमारे काशी में रोज होलिका दहन होता है स्मशान घाट पर। भोलेनाथ रोज होलिका दहन करते हैं, देखते रहते हैं। तो इनकी होली है कि रंग की होली नहीं है। अरे खेलें मसाने में होली, दिगंबर खेलें मसाने में होली खेलें मसाने में होली, दिगंबर खेलें
मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में, इसका ही ठेका है। अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी 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 खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। किसके साथ होली खेले? इनका साथी कौन है? अरे भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले